हेलो एवरीवन, जय हिंद। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ज़मीन खरीदते समय आखिर हम लोग किन किन कागजातों की जांच करते हैं। जैसा आपने देखा था कि जिनके नाम पर है उनका आधार कार्ड लेंगे और उसको अपने खतियान या फिर आप केबाला से उसको मिलाएंगे। उसके बाद उन्हीं चीज़ जो खतियान में है, जो खाता खेसरा खतियान में है या केबाला में है, उसको आप करंट रसीद से मिलाएंगे और फिर वंशावली देखेंगे कि आखिर उस पर कितने लोगों का अधिकार है। फिर आप जो है उस खाता खसरा के अनुसार आप ऑनलाइन चेक भी करेंगे। चाहे तो आप ब्लॉक भी जा सकते हैं, वहाँ आप रजिस्टर 2 देख सकते हैं, जहाँ आपको जमाबंदी भी देखने को मिलता है। रजिस्टर 2 को ही बोलते हैं जमाबंदी। रजिस्टर 2 तब बनता है जब आपका रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज भी हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ज़मीन खरीदते समय, चाहे शहर की ज़मीन हो या फिर गांव की ज़मीन हो, आखिर कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी कानूनी पचड़ा में ना पड़े और हमारा जो संपत्ति, जो धन हम लगाएं कहीं पर, वो सुरक्षित रहे। पहला चीज़ समझिए, खतियान, खतौनी, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ROR बोलते हैं, ये जो होता है सबसे पुराना रिकॉर्ड होता है। किसी भी ज़मीन का जो होता है ये सबसे पुराना रिकॉर्ड होता है। तो वर्तमान को जानने के लिए क्या करें? वर्तमान को जानने के लिए आप उसका जमाबंदी पंजी देखें और उसे जमाबंदी पंजी को रजिस्टर 2 भी कहते हैं। पहला बात ये हो गया, ध्यान रखना है। खतियान जो है ये एक पुराना रिकॉर्ड है। केबाला भी पुराना रिकॉर्ड हो सकता है यदि वो काफ़ी समय पहले ख़रीदा गया हो। लेकिन वर्तमान में हम उसको कैसे समझेंगे? तो उसके लिए हम लोग जमाबंदी पंजी देखेंगे या फिर रजिस्टर 2 देखेंगे, यानी कि करंट रसीद। साथियों, आप प्रायः सुनते होंगे ज़मीनी भाषा में एक मौजा। मौजा कुछ नहीं होता, मौजा का मतलब गांव होता है। मौजा का मतलब आखिर वो किस गांव में पड़ रहा है। ठीक, आगे शब्द आप कभी खेसरा सुनते होंगे, कभी प्लॉट सुनते हैं, कभी खेसरा सुनते हैं, कभी प्लॉट सुनते होंगे, कभी खाता सुनते होंगे। आपको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर ये सभी क्या चीज़ हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, खेसरा को हम लोग बोलते हैं प्लॉट, और एक खाता में एक से ज़्यादा खेसरा वाला ज़मीन हो सकता है। तो लोग मुख्य रूप से खेसरा को ध्यान रखता है, खेसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लॉट। अब देखिए, कुछ गोपनीय जांच होती है। ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको कुछ गोपनीय जांच करना है। कैसे? तो आस पड़ोस में जो मौजूद लोग होते हैं, आपको उनसे मिलना है, उनसे पूछना है कि इस ज़मीन में किसी भी तरह का कोई शिकायत, दोष तो नहीं है। अक्सर जब कभी भी हम लोग अगर अपने पास के ज़मीन खरीदते हैं तो उसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन दूर दराज के जब ज़मीन खरीदने जाते हैं तो हमें उस वक्त के उस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति में आप गोपनीय जांच करें। क्या करें? तो आस पड़ोस जो लोग होते हैं उनसे पूछें, उनसे प्यार से बात करें, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगे। दूसरी बात कि जब कभी भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आप क्या करें कि उसका फेंसिंग शुरू कर दें, यानी कि घेरावा चारों तरफ से। इससे क्या होगा कि यदि उस ज़मीन पर किसी भी तरह का किसी को कोई शिकायत रहेगी तो वो आपको ज़रूर उस काम में बाधा डालेगा, और ऐसी स्थिति में आप समझ जाएंगे कि ये जो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं ये दिक्कत वाली चीज़ है, आप उनसे दूर हो जाएंगे। तो फेंसिंग करा लें, यानी घेरावा, या फिर आप पिलरिंग करा लें। दूसरी बात, जब आप फेंसिंग यानी कि घेरावा जब कर रहे हैं, जब आप पिलर गाड़ रहे हैं, तो एक चीज़ आप करिए कि वीडियो भी उसका ज़रूर बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे वो एकदम सुरक्षित रहेगा, और उस वीडियो में आप हर चीज़ को दिखाएं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात कि जब कभी भी आप घेरावा करें तो, या फिर आप कोई भी मकान का दीवार यदि डालते हैं, तो 2-3 इंच हमेशा अपने में ही रखें। क्यों ऐसा अपने में ही क्यों रखें? क्योंकि शायद संजोग आगे चल कर के यदि कभी दीवार झुकता है तो ऐसी समस्याएं ना आए कि आपको दीवार तोड़ने की नौबत पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब आप घेरावा करेंगे
तो घेरावा आप ऐसे तो नहीं करेंगे, आप सबसे पहले वहाँ पर अमीन को उतारेंगे, वो नापी करेगा, हर कोने को, हर लंबाई चौड़ाई को चिन्हित करेगा। जब वो चिन्हित करें उस समय आप ये कोशिश करें कि लोग आसपास के जो है वो भी वहाँ मौजूद रहें, उनके सहमति उसमें होनी ज़रूरी है, और लिखित भी आप वहाँ पर उनसे साइन ले लें कि जो भी अमीन किया है उससे वे लोग सहमत हैं। इससे क्या होगा कि पारदर्शिता आती है। कहीं कहीं पर बड़े बड़े जो बिल्डर्स लोग होते हैं, जो ज़मीन की ख़रीदारी करते हैं, वो न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाल देते हैं कि मैं यह ज़मीन खरीद रहा हूँ, न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं कि ये ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ। इससे क्या होता है कि एक पारदर्शिता की बात आती है। चाहे आप वीडियो बना लेते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाल देते हैं, चाहे आप आस पड़ोस के लोगों से साइन करवा लेते हैं, तो ये सभी आपके कानूनी दस्तावेज बन जाते हैं। शायद संजोग यदि आपको भविष्य में उस पर यदि किसी तरह का कोई समस्याएं आती हैं तो आप उन कागज़ को कोर्ट में दिखा करके आप उसके लिए लड़ सकते हैं और जज का वर्डिक्ट निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। देखिए, अगली बात है कि ये ज़मीन खरीदते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आने जाने के लिए वहाँ पर रोड पक्का है या नहीं। जब तक किसी ज़मीन में रोड नहीं पहुँचेगा उस ज़मीन की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। और ऐसा भी रोड नहीं होना चाहिए कि वो रोड कोई आम वहाँ के प्राइवेट लोग का हो। आप अक्सर इस चीज़ का ध्यान रखें कि रोड जो आने जाने के लिए हो वो नक्शा पर निकला हुआ हो, वो नक्शा पर दर्शाया गया हो कि वो जो है रोड आम रास्ता है, यानी कि सभी लोगों के लिए निजी रास्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि यदि आप सरकारी ज़मीन ले रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको पता होगा कि सरकार जो है वहाँ पर योजना चला रही होती है। किस तरह की योजना? तो तालाब बनवाना है। किस तरह की योजना? तो उससे होकर के NH जाना है। किस तरह की योजना? तो हाईवे वहाँ से निकालना है, या फिर उसके ऊपर से टावर को गुजारना है। ऐसी स्थिति में यदि आप वो ज़मीन ले लेते हैं तो भविष्य में चल करके तो आपको समस्याएं होंगी। तो इन सब चीज़ों का छोटी छोटी ये चीज़ें हैं जो कि आप अपने जिला स्तर से आप इस चीज़ को पता करके कर सकते हैं कि ये जो है सरकारी कार्य में ये योजना के अंतर्गत ये ज़मीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाद में ले करके आप फंस जाएँ तो वो भी ठीक नहीं होता। दूसरी बात है कि देखिए, अक्सर जो है कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीदते समय रुपया लगाता है तो मेहनत का रुपया होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एडवांस बनने के लिए ज़मीन पर लोन ले लेते हैं। आप भी यही करिए, ज़मीन पर लोन ले लीजिए। बैंक वाले जब कभी भी किसी को लोन देते हैं ज़मीन पर तो वो ऐसे नहीं देंगे, उस कागज़ की पूरी तरह से ठोक बजा करके तभी बैंक वाले लोन देते हैं, अन्यथा वो लोन नहीं दे सकते हैं। तो यदि ज़मीन पर लोन दे दिया तब तो बल्ले बल्ले बात है, यानी कि कागज़ बिल्कुल तरह से सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि उस ज़मीन पर पहले से ही लोन लिया गया हो। ऐसा भी बहुत जगह देखा गया है कि उस ज़मीन पर पहले से लोन लिया हुआ रहता है। अब जा कर के जब आप उस ज़मीन को ख़रीद लेते हैं तो अब तो लोन आप ही को भरना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस पर लोन पहले से चालू है या नहीं, इसके लिए आप एक CERSAI ये एक सेंटर है जहां पर कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति को ज़मीन पर लोन देने से पहले उस चीज़ को रजिस्टर्ड यहाँ पर उसको करना अनिवार्य है। तो यहाँ आप जा कर के इसको आप देख सकते हैं कि आखिर उस ज़मीन पर किसी तरह का लोन पास हुआ है या नहीं। ये तो है कि लोन पास हुआ है या नहीं, लेकिन आप यदि चाहें तो आप भी लोन ले सकते हैं, और लोन दे दिया तो समझिए वो कागज़ पूरी तरह से
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से लोन लेकर के ही आप ज़मीन खरीदें। मान लीजिए कितने भी रुपए की ज़मीन है तो आप उसका 20 से 30% आप लोन ले सकते हैं, और कम से कम 6 महीने 12 महीने के बाद उसको बंद कर दीजिए। और दूसरी बात क्या होगी, जब आप उस ज़मीन पर लोन लेंगे तो वो कागज़ जो है वो सुरक्षित रहता है आपका बैंक में। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वो जो विक्रेता है यानी बेचने वाला है, वो चाह करके भी उस ज़मीन को किसी और दूसरे के हाथों नहीं कर सकता। अब और ये बात वीडियो बना लीजिए, वीडियो हमेशा ज़रूरी है। आज के समय में तीसरी आंख के रूप में आपके पास सीसीटीवी कैमरा आपके हाथ में रहता है। आपका सबूत, आपका साक्ष्य, आपका गवाह वो क्या है, तो वो वीडियो है। हमेशा इसको रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मकान जो लेते हैं, वो ज़मीन लेते हैं, उस पर मकान बना हुआ है, और मकान बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में बिजली बिल भी तो उस पर आते ही रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो जिसकी ज़मीन पर वो मकान बना हुआ है वो बिजली बिल नहीं चुकाते हैं। अब ऐसी स्थिति में बिल जब काटा जाएगा, फिर जब आप नया कनेक्शन लेंगे तो उस बकाए राशि को आप ही को देना पड़ता है। हालांकि अब इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो स्मार्ट मीटर चल रहा है, लेकिन ऐसा भी होता है। कभी कभी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है साथियों, ये चीज़ हमारे एक परम जो करीबी हैं उनके साथ में ऐसा घटना हो चुका है। समझिएगा ये क्या मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। सरकारी नजूल ज़मीन का पचरा। क्या है ये चीज़, समझाते हैं आपको कि कई बार होता ये है कि सरकार किसी व्यक्ति को रहने के लिए लीज पर ज़मीन देती है। सरकार किसी को रहने के लिए लीज पर ज़मीन देती है, और वो मान लीजिए 10 साल के लिए हो गया, 15 साल के लिए, जितने भी साल के लिए उसने लीज पर दिया। अब लोग ने क्या किया कि उस ज़मीन को दूसरे के हाथों बेच दिया उस ज़मीन को। अब आप तो फंस गए। अब आप कर क्या सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लीज पर वो ज़मीन यदि लीज पर दिया गया था सरकार के द्वारा और उसने आपके हाथों बेच दिया, तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या उसको रिन्यू कराया जा सकता है, उस लीज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाते जाइए और उस ज़मीन का मुनाफा उठाते जाइए। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। आगे देखते हैं कि कभी भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो कभी भी खड्डा में ना लें, गड्ढा में ना लें। इससे क्या होगा कि आस पड़ोस का पानी जो है सबको आपके ही ज़मीन में आकर के बसेगा। आपका घर बन जाएगा एक टापू के समान, मतलब चारों ओर पानी ही पानी रहेगा। जब कभी आप खरीदें तो कोशिश करें कि ज़मीन जो है वो हमारा रोड से ऊंचा ही होना चाहिए। लोग सब तो घर भी बनाते हैं ऊंचा। एक इम्पोर्टेंट बात है बयाना। क्या चीज़ होता है, जब कभी आप मान लीजिए 10 लाख का अपने ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप 10 लाख का 10 लाख तुरंत तो आप देते नहीं हैं, आप कुछ रुपया पहले ही दे देते हैं। उसको बोलते एडवांस बयाना। और क्या होता है कि एडवांस बयाना आपसे ले लेता है, बाद में विक्रेता बोलता है कि हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, या फिर उससे जो आपसे जो महंगा जो आपसे जैसे बोले कि 10 लाख, कोई बोल दिया कि अरे मर्द है आप तो उसको 10 लाख में दे रहे हैं, हम आपको 12 लाख देंगे। तो वो व्यक्ति 12 लाख को देने के लिए तैयार हो गया, आपको देने के लिए तैयार नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने सादा कागज़ पर कुछ लिखवाया है, दिक्कत है भाई, वो आपको बेचे किसी को, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर। सबसे बढ़िया बात है कि जब भी आप बयाना दीजिए या फिर एडवांस दीजिए तो आप उसका एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि हाँ इतना फलाना डेट को आप वो ज़मीन अपने नाम कर लेंगे, सारा रुपया उसको दे करके। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फंस जाएगा, वो दोबारा उस ज़मीन को आपके बयाना देने के बाद वो किसी और को नहीं बेच सकता है।
तो हमने आपको क्या समझाया, एडवांस देने के बाद उस एग्रीमेंट को नोटरी करा लीजिए या फिर रजिस्टर करा लीजिए। उस एग्रीमेंट को क्या कराना है, नोटरी करा लेना है या फिर रजिस्टर करा लेना है। ऐसी स्थिति में आपका दस्तावेज मजबूत हो जाएगा, सामने वाले कोई भी आपसे नहीं सकेगा। दूसरी बात है कि कुछ पैसे आप ऑनलाइन भी भेजिए सबूत के तौर पर। जब आप ऑनलाइन किसी को रुपये भेजते हैं तो वो एक सबूत बन जाता है। जब आप कैश देते हैं तो उसका कोई सबूत नहीं रहता है, कैश का कोई सबूत नहीं। एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यदि आप उसको ऑनलाइन पैसा देते हैं तो एक सबूत के तौर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। दूसरी बात है कि अब है कि पूर्व पहले से उस पर लोन है या नहीं, उसको बोलते हैं ईसी बोलते हैं, भार मुक्त प्रमाण पत्र। ये चीज़ हालांकि फॉर्म 15 फॉर्म 16 चलता है। फॉर्म 15 है तो इसका मतलब समझ लीजिए उस पर लोन चल रहा था, और फॉर्म 16 में है यानी कि सब कुछ सही है, आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। तो साथियों, ज़मीन खरीदारी करते समय जितनी भी बातें थी सभी चीज़ों को हमने बहुत ही सारांश में, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, समझें और उस पर विचार करेंगे। तो इन जितनी भी बातें हमने बताया है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ों पर सोचने विचारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।